Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online chemistry. Myself शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री मेंटर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद करने की जिंगल बता दी थी, न्यूमोनिक्स बता दिया था, कैसे गाना गा के याद करोगी, ठीक है, याद कर लेना। आज का टॉपिक क्या है? तो भाई आज का स्पेशल टॉपिक है हमारा नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। आज का टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हम कहेंगे, हम तो सेल पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल किससे मापते हो? पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, हमने पढ़ लिया था ईएमएफ ऑफ द सेल है डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NFE0 सेल है, ये सब तुम्हें पता ही, इसमें क्या बड़ी बात है ना। नर्स्ड इक्वेशन क्या है? तो देखो, हमने जो पढ़ा था ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा था, है ना। मैंने कहा था कि आप जो जैसे मान लो आपने डेनियल सेल पढ़ा था, तो आपने कहा था जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में डिप करता हूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करता हूँ, है ना, और बाकी सॉल्ट ब्रिज लगा देता हूँ और मैं सर्किट बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैंने क्या किया, देखा कि सेल चालू हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन रखी थी कि नहीं रखी थी? देखो, तुमने क्या कहा था कि भाई हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखेंगे, प्रेशर 180 m रखेंगे, और दोनों सेल में जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी, क्या रखी थी कंसंट्रेशन? 1 मोल पर लीटर। दोनों विलियन, है ना, दो हाफ सेल थे, उसमें भरे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तुमने रखी थी 1 मोल पर लीटर। अब हर बार ऐसा थोड़ा ना होता है कि 1 मोल पर लीटर ही चेंज तो होगी, सही है ना। अभी मैंने एक सेल डिजाइन कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है, अगले दिन सब कुछ परफेक्ट थोड़ा है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। पड़े क्या होता है, मॉइस्चर आ जाती है ना, सेल को ढक्कन बंद करके तो रखा हुआ नहीं। तो हम कहेंगे हाँ, ऐसा हो सकता है, इवेपोरेट हो जाए पानी, या पानी अंदर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन बदल सकती। और मान लो 1 m बने ही नहीं गलती से, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो हम क्या देखते हैं, नर्स्ड इक्वेशन आपको कह रहा है कि आपका ई सेल, है ना, आप तो कह रहे हो E0 सेल स्टैंडर्ड डेटा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन वो दी नहीं। तो नर्स्ड इक्वेशन आपको क्या बताता है? तो बच्चे, नर्स्ड इक्वेशन आपको देता है रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये पूछेगा भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हो? तो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन दे रहा है? तो तुम बोलोगे ई सेल, है ना, सेल का ईएमएफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। आपके आयंस की जो कंसंट्रेशन है और ई सेल है उसमें ये रिलेशनशिप दे रहा है। या फिर मान लो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो क्या है कि चार ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं आजकल नीट और जेई में कि भाई आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो और गलत निकालो। तो आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, आपको ये लगे, मान लो उसने अपनी बात चेंज कर ली, वो कह रहा है इट गिव्स रिलेशन बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझे? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आधा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आधा सेल, हाफ सेल, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उन दोनों के बीच में ये क्या दे रहा है? तो भाई उन दोनों के बीच में ये आपको रिलेशन दे रहा है, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे? तो मेरी बात सुनो, मान लो कि मैंने 2 हाफ सेल थे, एक में तो कंसंट्रेशन 1 ही रखी, 1 मोल पर लीटर, मैंने कहा नहीं इसको तो स्टैंडर्ड बनाएंगे, इसमें मैंने चेंज कर दी, मैंने कहा 0.1 रख देती हूँ, 0.01 रख के देख लेती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, है ना। तो इसका तो मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ले लूँगी और रिजल्ट मेरा स्टैंडर्ड से जो भी कम ज़्यादा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आधे वाले की क्या गड़बड़ हुई, है ना। जैसे मान लो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो आपने पढ़ा तो था कि जिंक का SOP 0.76 और कॉपर का SRP 0.34 और आंसर 1.1 है। अब मैंने जिंक वाले को तो छेड़ा ही नहीं, मैंने तो उसकी कंसंट्रेशन 1 m ही रखी, लेकिन कॉपर वाले को मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन बदल दी। अब कंसंट्रेशन बदल दूंगी तो ऑब्वियसली ई सेल चेंज हो जाएगा। E0 इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि नॉट तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आया ही नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन रखी नहीं, तो E0 क्यों लगाऊँ? तो हम कहेंगे ठीक है, आपने जो भी कंडीशन लगाई उसमें ई सेल,
तो वो बदल जाएगा ना। तो वो बदला किस वजह से? तो जिंक की वजह से तो नहीं बदला, यानी अब जो चेंजेस आए हैं वो जरूर कॉपर की वजह से आए, है ना। तो मुझे उस आधे इलेक्ट्रोड का, उसका जो ईएमएफ था, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, और कंसंट्रेशन में रिलेशन पता चल गया। बढ़ा तो भी उसी की वजह से, और कम हुआ तब भी उसी की वजह से, क्योंकि ये तो मैंने स्टैंडर्ड रखा। ठीक है, तो बेटा ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, उलझना नहीं है। दोनों इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन आगे और तुमसे पूछा लो बताओ करेक्ट कौन सा है या कितने करेक्ट है, तो आपको यूँ नहीं कि ये पता हो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा हुआ सब होना चाहिए। क्लियर? अब है क्या नर्स्ट इक्वेशन, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास एक इक्वेशन था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। नाउ एल एन बेटा, तो एल एन आपका नेचुरल लॉग है, इसमें परेशान मत होना। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, और तुम कहोगे नेचुरल लॉग क्या होता है, मैंने तो लॉग बेस 10 ही पढ़ा है। तो लॉग, नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग बेस 10 हो जाएगा। आगे बात समझ में ये। और क्यू क्या है, तो क्यू है रिएक्शन कोशेंट। क्यू जो है वो है रिएक्शन कोशेंट, अभिक्रिया गुणांक, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अभिक्रिया गुणांक। जैसे पढ़ते हैं केपी है, केसी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते थे, क्योंकि उस टाइम मुझे कंडीशन इक्विलिब्रियम की चाहिए होती थी, बट फिलहाल मेरे पास इक्विलिब्रियम तो है नहीं, तो मैं कहूँ इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्यू ले लो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्यू क्या है, तो क्यू वही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो मैं कहूँगी चलो ठीक बात, ये भी कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मान लेते। ओके, अब तो मेरा तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मुझे ये भी तो पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई होती है ना, और डेल्टा जी नॉट, तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए मैंने यहाँ नॉट लिखा नहीं, यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस ई नॉट एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्या ही दिक्कत है, सब आना चाहिए। देखो मैं लिख चाहूँ तो पूरी इक्वेशन लिख दूँ डायरेक्ट, बट पता रखो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब क्या मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये माइनस बन जाएगा, यानी आर टी एल एन क्यू, है ना। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके एन एफ से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो एन एफ से डिवाइड करूँगी तो एन एफ कट जाएगा, माइनस हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं कहूँगी हाँ ये आएगा ई सेल इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये प्लस, एन एफ से डिवाइड करूँगी तो ये गायब, तो ये ई नॉट सेल। ठीक है, अब यहाँ माइनस तो है और इसको भी तो एन एफ से डिवाइड करना है, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है। क्लियर? तो एक तो इक्वेशन आपको ये याद करनी है ना, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू। ठीक है ना। अब क्यू क्या है, तो भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है। ठीक है, अब आर क्या है बेटा, तो तुम कहोगे आर तो गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर इनको तो हम नहीं बदल रहे हैं ना, ये तो स्टैंडर्ड रखना ही पड़ेगा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन। और एक फैराडे की वैल्यू तो आपको पता है, फैराडे याद है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हम कहेंगे हाँ 96500 कूलम्स। तो भाई ये सारा डेटा तो मुझे याद ही है ना। और क्यू तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 1 क्यों नहीं कर देते, तो फिर 1 ही कर दो, तो इसकी क्या जरूरत है, सब कुछ स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल ही। ध्यान रखना, जब कंसंट्रेशन 1 हो तो फिर ई सेल की क्या जरूरत है, ई नॉट सेल, है ना, दोनों समान ही है, एक ही चीज़ है ऐसे। तो हम कहेंगे ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना। इन सब का जो सॉल्यूशन आएगा वो याद रखो 0.0591, आप चाहे तो 0.06 भी कर सकते हैं, बट आसपास आंसर होना तो एग्जैक्ट पता होना जरूरी है। ठीक है, 0.0591 लॉग बेस 10, और यहाँ आप लिखो ना प्रोडक्ट अपॉन आप लिखो रिएक्टेंट। बोलो क्या तकलीफ, इक्वेशन याद रख लेंगे। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतनी बात क्लियर है? तो हम कहेंगे हाँ चलो ये तो सिंपल है, क्या बड़ी बात है। ठीक है ना। अब क्या करें, इक्वेशन तो आ गई हमारे पास,
ठीक है, इक्वेशन तो आ गई नर्व्स इक्वेशन। कोई पूछे नर्व्स इक्वेशन बताओ तो हम कहेंगे नर्व्स इक्वेशन क्या है, ठीक है ये इक्वेशन है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, बोलो याद होनी चाहिए। नर्व्स इक्वेशन लिखो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। आप चाहे तो क्यू लिख सकते हैं, आप चाहे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों स्टैंडर्ड है, 1 मोल पर लीटर है, तो log 1 कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ इक्वली है, तो तुम कहोगे 1 आएगा और log 1 तो 0 होता है। तो ये चीज़ 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 हो गया। तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी तो मतलब ही क्या हुआ, फिर आपने फाइंड क्यों किया, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। बात तो ये भी ठीक है ना, यानी सेल का ईएमएफ और सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दोनों इक्वल होते हैं जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती है तो दोनों बातें एक ही है, फिर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। तो मैं ठीक है, ओके, क्या ही दिक्कत है। अब देखो मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कहाँ होता है, जैसे मान लो मेरी डेनियल सेल वाली इक्वेशन थी, तो देखो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 है ना, एक्वस, और आंसर क्या था, तो मैं कहूँगी जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। सही बात तो ठीक है ना। अब देखो सॉलिड का एक्टिव मास, जब भी बेटा सॉलिड लिखा हो तो सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा एक ही लेना है, क्लियर। सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेना है, एक लेना है, क्योंकि कांस्टेंट होता है इसलिए, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी अच्छा जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड तो तुमने गायब भी कर दिया, तो प्रोडक्ट में क्या बचा, तो जिंक प्लस 2, और रिएक्टेंट में क्या बचा, तो मैं कहूँगी कॉपर प्लस 2। तो आपकी इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में है उसको आप ऊपर रख दो, लॉग तो लिखो पहले मैं ना, लॉग, और राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है, जो भी कंसंट्रेशन है उसको ऊपर लिख दो, और लेफ्ट हैंड साइड वाली कंसंट्रेशन को क्या कर, नीचे लिख दो। सोचना ही क्यों, मान लो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1.1, है ना, तो 1.1 ऊपर आएगा राइट वाला और लेफ्ट वाला नीचे आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, और नहीं तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना है, अगर राइट लेफ्ट का टेंटा नहीं पालना है तो तुम कहोगे यहाँ जिंक प्लस 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, तो मैं कहूँगी कॉपर प्लस 2 आएगा, ठीक है। बात तो ये भी सही है ना। तो आप क्या करेंगे, आप नर्व्स इक्वेशन को एक बार पढ़ लेंगे कि भाई नर्व्स इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम न्यूमेरिकल देखते हुए इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में। देखो आपको कह दिया कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, कोबाल्ट प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, निकल प्लस 2 निकल में कन्वर्ट हो रहा है। अब तुम सोचोगे नर्व्स लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो कंसंट्रेशन देख लो, अगर कंसंट्रेशन 1m नहीं है, कम है चाहे ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 1m नहीं है या इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल है तब भी सब कट जाएगा, है ना। मान लो कहते 0.3 तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं है, 1 नहीं है ना, तो नर्व्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब इक्वल में भी थोड़ा ध्यान रखना, पावर और में गड़बड़ हो जाती है, अभी आएगा तो बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये इसने दे दी ना, पहले हाफ सेल रिएक्शन बनाओ। अब तुम्हें पता है लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड, लेफ्ट वाला एनोड होता है, राइट वाला कैथोड होता है। तो मैंने तुम्हें कहा चलो भाई एनोड रिएक्शन लिख दो, एनोड रिएक्शन लिखी, तो देखो सबसे पहले कोबाल्ट किस में बदल रहा है, कोबाल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड, जहाँ आयन है वहाँ एक्वस। फिर क्या हुआ, तो भाई निकल प्लस 2 निकल में बदल रहा है, ये हमारा कैथोड है, तो मैंने कहा चलो कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। तो कैथोड रिएक्शन में निकल प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है,
किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल सॉलिड। फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, है ना। फाइनल इक्वेशन मैंने कहा ऐसा करो, नेट सेल रिएक्शन लिखो, नेट सेल रिएक्शन। तो देखो बेटा, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया कोबाल्ट प्लस मेरे पास आया निकल +2। आंसर में क्या होगा, कोबाल्ट +2 प्लस क्या होगा, निकल सॉलिड। ठीक है, तो ये मेरी आ गई नेट सेल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट निकल +2 इधर लिख दिया, कोबाल्ट +2 निकल इधर लिख दिया, क्या ही दिक्कत है। तो तुम्हें हाफ सेल लिखनी आ गई, फिर हाफ सेल लिखनी आ गई और नेट सेल, ये तो 12th में ही सीखा है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब हमें तो नर्स इक्वेशन लगानी थी, है ना। ई नॉट सेल दिया हुआ ये देखो, तो देखो नर्स इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें तो 2 ही दिख रहे, है ना, तो 2 दिख रहे तो 2 लिख दो। ठीक है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नाउ प्रोडक्ट कोबाल्ट +2 राइट वाला और रिएक्टेंट लेफ्ट वाला, ऐसे मान लो, है ना। इसको लेफ्ट है, ये राइट है, ये ऊपर आ गया, और सॉरी ऐसे मत करना, लेफ्ट राइट यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। इक्वेशन में आपका राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, हाँ यहाँ थोड़ा सा उल्टा था इसलिए मैंने चेंज किया। तो हम कहेंगे ठीक है, इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट ये है कोबाल्ट +2 और निकल +2 नीचे लिखना है, तो हमने लिख दिया ठीक है भाई, कोबाल्ट +2 की कंसंट्रेशन अपॉन निकल +2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या टेंशन है। अब कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना 0.03 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, लॉग बेस 10 कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 कितना है 1 और निकल +2 कितना है 0.01, तो भाई ये 1 अपॉन 0.01, पॉइंट उड़ा दो, 100 हो गया। ठीक है, नाउ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल आपका 0.03 0.0591 अपॉन 2 लॉग 100, तो लॉग 100 को 2 लिख दूं, है ना। देखो लॉग 1 0, लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, लॉग 10,000 4, ऐसे, है ना। तो देखो लॉग 100 मतलब लॉग 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाती है, लॉग 10 1 होता है, तो जितने 0 है वो आंसर है, तो भाई 2 0 है ना, तो 2। ठीक है, और बढ़िया। अब क्या करें, तो आप कहोगे ना 2 2 कैंसिल कर दो, और तो क्या। चलो, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.03 माइनस 0.0591, 0.03 और 0.059। ठीक है, अब हुआ क्या, तो मेरा आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, और ई नॉट सेल नेगेटिव आया मतलब सेल काम नहीं करेगा, आपने सही नहीं बनाया है ना। एनोड का कैथोड बना दिया दिखता है और कैथोड का एनोड बना दिया दिखता है, तो तुम क्या बताओगे कि ई सेल नेगेटिव है ना, मतलब सेल वर्किंग मोड में नहीं है, चेक कर लो, है ना। ये 0.03 था, वो 0.0591 माइनस का है, तो हम कहेंगे हाँ भाई आंसर तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, और आंसर अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब सेल आपका सही नहीं है, मतलब इसका एनोड बना दीजिए, इसका कैथोड बना दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्शन डजंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिख रही हूँ डजंट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये आगे तो नहीं बढ़ेगी, आपकी काम किए ही नहीं आगे बढ़ने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते, हम तो आगे बढ़े भाई, है ना। अब देखो नेक्स्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ साइड में उसने देखो ई नेगेटिव Mg, इसका मतलब सिखाया था, ई नेगेटिव Mg मतलब SRP ऑफ Mg, तो SRP मतलब Mg+2 किस में बदल रहा है, Mg में, और वो तुम्हें दे रखा है। ठीक है, और ई नेगेटिव कॉपर मतलब कॉपर का SRP, तो भाई कॉपर +2 किस में बदल रहा है, कॉपर में, और वो वैल्यू है 0.34, बाकी तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो कंसंट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि मैं नर्स इक्वेशन कब लगाऊं, तो जब कंसंट्रेशन 1m है तो मत लगाओ,
क्योंकि तब ई सेल और ई नॉट सेल बराबर है, तो तुम ई नॉट सेल ही फाइंड करो। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 नहीं है तो लगाओ, तो नर्स इक्वेशन को यूज करो। आई बात समझ में यहाँ तक? क्योंकि आइडियल स्टेट में नहीं है हम। ठीक है, तो पहले मैं कहूँ भाई मुझे ई नॉट सेल चाहिए, तो मैं वो फाइंड कर लेती हूँ। देखो ई नॉट सेल निकालना सिखाया था, है ना, SOP और SRP, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं कहूँगी भाई Mg में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ रिडक्शन ही तो हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ Copper+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ ई नॉट सेल, तो बेटा Mg+2 में बदल रहा है, उल्टा दिया हुआ है। मुझे तो SOP चाहिए, आप तो SRP दे रहे हो, साइन बदल दो, और तो क्या है, साइन बदल दो, है ना। तो 2.37 प्लस का हो गया, और Copper+2 कॉपर, ठीक है भाई, रिडक्शन हो रहा है, तो 0.34 हो गया। तो अब गिन लो, है ना, कितना हो गया, 71 हो गया क्या, तो ये हो गया 2.71 वोल्ट। ठीक है, 2.71 वोल्ट। लेकिन ये तो ई नॉट सेल है ना। जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन लाते तो ये स्टैंडर्ड आंसर आता। आप तो कंसंट्रेशन तो देखो कितनी कम कर रखी है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखो अब हम कहेंगे नर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो। तो नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सीधा लिख दो, फॉर्मूला लिखने की तो क्या ही जरूरत है। 2.71 माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम कहेंगे 2 ही ट्रांसफर हो रहे, है ना। अब अगर तुम्हें शॉर्टकट करना है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो भाई पहला वाला प्रोडक्ट होता है और दूसरा वाला रिएक्टेंट होता है ना। राइट वाला है ना, तो सेल में तो राइट ही है ना, इससे ये बनेगा तो ये राइट आएगा और ये क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। ठीक है, नहीं तो तुम हाफ सेल लिखो, फिर हाफ सेल लिखो, फिर नेट सेल बनाओ। ठीक है, तो देखो बनाओगे क्या, Mg से Mg+2, प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और रिएक्टेंट में क्या आएगा Copper+2, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर। तो यहाँ बात तो ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट लिख दो, है ना, और इसको रिएक्टेंट लिख दो। तो log बेस 10 ऊपर आएगा Mg+2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका Copper+2। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, Mg+2 अपॉन Copper+2। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो बेटा 2.71 तो फिर लिख दो, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10 Mg+2 0.001 and Copper+2 0.0001। अब पॉइंट तो उड़ा लेंगे, 0.001 अपॉन 0.0001। तो देखो 1 2 3 1 2 3 चला भी जाए तो 0.1 तो रह जाएगा ना, तो ऊपर आएगा 10 और log 10 अभी बताया, log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3 और log 10,000 4। क्या ही दिक्कत है, तो log 10 है तो 1 है, ठीक है। तो बस अब आप चल लो। सो ई सेल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू log 10 एंड द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1। ओके, आप क्या करें, आगे बढ़ो। ई सेल 2.71 माइनस 0.029, ठीक है। तो थोड़ा कम कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ई सेल की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, है ना। अब आंसर है वो लिख देना। तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब अगर ई सेल की वैल्यू ही पॉजिटिव आई तो हम कहेंगे मतलब सेल अपना बढ़िया काम कर रहा है ना। रिएक्शन या आपने एनोड कैथोड सही बनाया है, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपसे पूछेगा क्या सेल हमने गलत तो नहीं बना लिया, तो मना कर दो कि नहीं आपने सेल सही बनाया, क्योंकि ई सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ से निकाल दो 70 में से 0.7 में से 0.02 कम भी कर दोगे तो 2.7 ही रहेगा, ज़्यादा क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। 2.69 हो जाएगा, ठीक है, ये कोई टेंशन नहीं आता, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझ में आती जा रही है ना। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो हिंदी इंग्लिश लिखा है तो ज़्यादा लगता है आपको, क्वेश्चन सिंपल ही है ना। देखो निकल +2 सेल बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है, देखो निकल है सबसे पहले, किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल +2, है ना। कंसंट्रेशन 1 है और उधर भी 1 है, तो बताओ
नर्स इक्वेशन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए तो तुम खुद ही बता दो। निकल निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है और Au+3 Au में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में गड़बड़ है, ये 2 छोड़ेगा, ये 3 लेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन नर्स इक्वेशन की जरूरत पड़ी नहीं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि दोनों जगह कंसंट्रेशन क्या है 1m1 है। तो अगर कंसंट्रेशन 1 है, क्योंकि यहाँ पे सेम में अगर दिक्कत होती है ऊपर वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होती है या 3 से होती है तो नीचे वाली 2 से होती तो थोड़ा चेंज आता, वो आएगा तब बताऊंगी कैसे आता। फिलहाल 1 मतलब स्टैंडर्ड, और बेटा जब स्टैंडर्ड कंडीशन है इसी को देख के मैं कह दूंगी क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल है, टेंशन लो मत, है ना। और ई नॉट सेल का तो हमें फॉर्मूला भी याद है, ठीक है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे SOP प्लस SRP। ई नॉट सेल क्या होता है, SOP प्लस SRP। तो SOP मतलब निकल निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ Na +2 में कन्वर्ट हो रहा है। और SRP क्या है, तो हम कहेंगे Au+3 Au में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, नाउ ई नॉट सेल इक्वल्स टू, देखो निकल निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल है क्या आपके पास, तो है शायद, देखो Na+2 Na है ना, उल्टा है Na+2 Na, मुझे Na+2 Na थोड़ा ना चाहिए, Na+2 Na थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो उल्टा चाहिए। तो तुम कहोगे साइन चेंज कर दो, क्यों परेशान हो रहे हो, साइन चेंज कर दो भाई, 0.25, ठीक है। और Au+3 Au है क्या, ये रहा Au+3 Au कितना है 1.5 है, Au+3 Au में बदल रहा है, Au+3 Au, हाँ SRP चाहिए मुझे 1.5, ओके बहुत बढ़िया। तो 1.5 और 1.25 कितना 1.75, तो मैं कहूँगी मेरा आंसर तो 1.75 है और मुझे तो नर्स इक्वेशन यूज़ करनी ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आंसर ढूंढो, माइनस में तो नहीं है, माइनस में तो नहीं, प्लस में है ना, ठीक है प्लस में है तो बढ़िया 1.75। क्लियर, कैसे करना था समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंपल, नर्स इक्वेशन कब लगानी है कब नहीं लगानी है दिमाग लगाओ, पता चल ही जाएगा। नाउ फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब स्वतः अभिक्रिया, अपने आप होने वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के क्या होता है, तो हम कहेंगे के क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, क्या भाई के क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता, प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट का एक्टिव मास, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो रिएक्शन फॉरवर्ड चले, रिएक्शन कहाँ चले, फॉरवर्ड चले, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए, अभिक्रिया आगे कब बढ़ेगी, आगे कब बढ़ेगी जब प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट कम हो, तो के की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होने से नहीं। तो मैं कहूँगी इसमें के की वैल्यू के हो चाहे इक्विलिब्रियम कोशे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो चाहे क्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे के हो चाहे क्यू हो, अगर आप चाहते हो रिएक्शन आगे बढ़े तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है ना, देखो इसने कुछ और पूछा है, इक्विलिब्रियम फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल, अच्छा ये 3 पूछ रहा है, ठीक है ओके। तो के हो या क्यू हो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो डेल्टा जी क्या होता है, तो मैं कहूँगी डेल्टा जी होता है -NF ई सेल, ठीक है। और ई नॉट भी लिख दो तो परेशान होते हो, और कभी ई नॉट लिख देते हो कभी ई लिख देते हो, भाई हम तो स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ई लिखो चाहे ई नॉट लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब सुनो, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव हुआ, अभी तो मैंने बताया था ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है तो आगे जाएगी, तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव हुआ तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि नहीं, ई सेल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव ही आएगा। तो बेटा अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगी, वो स्पॉन्टेनियस स्वतः अभिक्रिया के लिए हमने शुरू में पढ़ लिया था, याद करो जब सेल को हम डिवाइड कर रहे थे। तो अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अपने आप आगे बढ़ना चाह रही है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा जब ई सेल क्या होगा पॉजिटिव।
तो मैं कहूँगी आप 3 पूछ रहे हो डेल्टा जी, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल क्या होना चाहिए, तो भाई ई सेल पॉजिटिव। तो पहला आंसर नेगेटिव और दूसरा आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये लो, है ना, क्लियर है। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, क्यू। क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव इससे ग्रेटर देन और लेसर देन, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। इन्होंने ग्रेटर देन और लेसर देन का ही साइन यूज किया है ना। एक सेकेंड बच्चों, प्रिंट में क्या है इनके पास, ओके, हाँ यही है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, के हो चाहे क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम्हें याद करो क्लास 11th में तुमने पढ़ा था के सी और क्यू सी, पढ़ा था क्या। के सी तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ा क्वेश्चन में मेंशन तरीके से नहीं किया। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यू सी क्या है, तो हम कहेंगे क्यू सी रिएक्शन कोशेंट, अभी क्या गुणा। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैं कहूँगी एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर है। अगर के सी की वैल्यू क्यू सी से ज़्यादा है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। अगर के सी की वैल्यू क्यू सी से ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड आगे जाएगी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो बेटा के शुड बी ग्रेटर देन क्या, क्यू, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मतलब के की वैल्यू क्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हमारा ठीक है कि ये नेगेटिव है और ये भी ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्रेटर देन मतलब समझे, यहाँ ये चीज़ कहना चाह रहा है के ग्रेटर देन क्यू, तो हम कहेंगे हाँ, है ना, क्योंकि बीच में इसने के लिखा नहीं तो थोड़ा उलझ गया, ग्रेटर देन लेसर देन क्या, क्लियर है, ये चीज़ कहना चाह रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है ना, देखो ई नॉट है, एस आर क्या बोलते हैं, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। देखो Fe+2 Fe में बदल रहा है, पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये नहीं चाहेगा कि इसमें बदलो, पोटेंशियल नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब अपने आप तो रिएक्शन होगी नहीं, तो इसकी कोई इच्छा नहीं आगे जाने की। Fe+3 Fe+2 में बदल रहा है, पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, 0.77 प्लस का है ना, तो मैं कहूँगी हाँ इसकी इच्छा है, Fe+3 चाहेगा कि मैं इसमें जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं है ना, लेकिन ये मना कर देगा, या नेगेटिव है देखो, है ना, तो ये इसमें जाना चाहेगा तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं जाना चाहिए, मना कर देगा, पोटेंशियल नेगेटिव में तो नहीं जाओ भाई, कहीं फ़ायदा हो तो जाओ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो क्यों ही जाओ, ठीक है। फिर Fe+2 Fe+3 और Fe सबको एक साथ रख दिया, Fe+2 भी रख दिया, Fe+3 भी रख दिया, Fe भी रख दिया, ठीक है। तो Fe+3 तो चाहेगा कि मैं Fe+2 में बदल जाऊँ, लेकिन Fe+2 कभी नहीं चाहेगा कि मैं Fe में बदल जाऊँ, ठीक है। तो ये कह रहा है Fe+3 इंक्रीज होता है क्या, तो कैसे, तो चाह रहा है कि मैं कम हूँ, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो कोई आना चाहता ही नहीं था, पीछे आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता। Fe+3 डिक्रीज होगा, है ना, इस तरह के देखो क्वेश्चन जो तो कमार वाले होते हैं ना, दो ऑप्शन सेम है तो ऑब्वियसली तो बढ़ेगा या घटेगा, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इन्हीं में से आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो भाई ये तो पक्का है, ये तो नहीं चाहता, तो आंसर तो यही हुआ। और देख लेते हैं Fe+3 घटता है, तो हम कहेंगे हाँ Fe+3 चाहता है कि मैं Fe+2 में कन्वर्ट हो जाऊं और SRP मेरा पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत है नहीं, SRP पॉजिटिव है, मैं हो सकता हूँ। तो Fe+3 कम होना शुरू होगा ना बेटा, तो ये घटेगा। फिर Fe+2 Fe+3 अनचेंज रहेगा, अनचेंज क्यों रहेगा, वैल्यू है ना हमारे पास प्लस, तो अनचेंज तो नहीं होगा। Fe+2 घटेगा नहीं, ये अगर इसमें कन्वर्ट होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी, तो ये इंक्रीजेस, दिस इज डिक्रीजेस। आगे बात समझ में, Fe+3 डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इस तरह की इक्वेशन दी है और दो इक्वेशन मिला के तीसरी इक्वेशन आपसे बोला है कि भाई ये आप कर दो, ठीक है। ये एक नया पैटर्न है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी इसको कैसे करते हैं।
मतलब अभी सिखा रही हूँ ये वाली, लेकिन इसका जो थियरी है वो उसमें पढ़ाऊंगी मैं। देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, कॉपर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है, ओके है ना। फिर कॉपर प्लस 1 फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब मुझे चाहिए कि कॉपर प्लस 2 कॉपर में बदले, और मेरे पास मैनिपुलेशन के लिए दो चीजें, तो ध्यान से सुनो। मुझे चाहिए कॉपर प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड, ये पड़ा लेफ्ट हैंड साइड। मुझे कॉपर चाहिए राइट हैंड साइड, ये पड़ा राइट हैंड साइड। और बीच में कॉपर प्लस 1 का कोई जमेला नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं कहूंगी हाँ, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं तो 3 आ जाएगा। लेकिन बेटा ई नॉट जो है ना, ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मोलारिटी में मोलारिटी नहीं ऐड होती है ना, वैसे ई नॉट में ई नॉट नहीं ऐड होता है। 1 वोल्ट में 1 वोल्ट जोड़ दूँ ई नॉट और 2 वोल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ई नॉट जो है वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो अब क्या करें। अब मेरे पास इक्वेशन 1 डेल्टा G1, इक्वेशन 2 डेल्टा G2 और इक्वेशन 3 डेल्टा G3 है। एनर्जी तो ऐड हो सकती है ना, तो ये नॉन एडिटिव है, एनर्जी तो ऐड होती, 1 जूल 2 जूल आंसर 3 जूल। ठीक है, तो ये तो मुझे क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, तो मैं कहूँगी डेल्टा G3 जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब डेल्टा G3 क्या है बेटा, -N3 F E03 माइनस NF ही होता है ना, तो -N1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता नहीं किसमें 1 है किसी में 2 है, F E01 और -N2 F E02। ठीक है, F काट दो कॉमन लेके और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा N3 E03 पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, F उड़ा दो। तो अब मेरे पास है N1 E01 प्लस N2 E02। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इसका E0 फाइंड करना है ना। मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए E03 बन गया, मुझे खाली ये चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं क्या टेंशन लूँ। ठीक, N3 E03 N3 ये तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, E03 N1 E01, तो बेटा N1 तो 1 है और E01 इस इक्वेशन का पोटेंशियल कितना है 0.15 प्लस N2 E02, तो दूसरी वाली इक्वेशन का पोटेंशियल क्या है 0.5 है ना। तो 0.15 और 0.5 कितना हो गया 0.65। तो E03 इक्वल्स टू है ना, वो 50 है, ध्यान रखना उसको 15 और 5 20 मत कर लेना। ये 0.50 है ना, तो ये 50 है और ये 15 है 65, मतलब 0.65 डिवाइड बाय 2। तो बोलो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 1, तो ठीक है 5 आ जाएगा 0.325। क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया 0.325 वोल्ट। बोलो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। आगे बढ़े, अब देखो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके पैटर्न और सिखाऊंगी। यहाँ देख एक और क्वेश्चन है आपके पास, FeSO4 में कन्वर्ट हो रहा है और ZnSO4 Zn में कन्वर्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन 1 है, कंसंट्रेशन 1 है मतलब मुझे नर्स्ट इक्वेशन का प्रयोग नहीं करना है ना। अगर कंसंट्रेशन 1 है इसका मतलब इस सेल में E सेल इक्वल्स टू E0 सेल है। ठीक है, और E0 सेल होता है SOP प्लस SRP। तो E0 सेल है देखो Fe, E0 सेल क्या है Fe प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, तो E0 Zn प्लस 2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ E0 सेल इक्वल्स टू, तो बेटा Fe प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे देखो SOP चाहिए,
Fe+2 में SO2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपने वहाँ साइन लिखा है, इसका मतलब समझे ना, इन दोनों का मतलब SRP है, तो मुझे इसका तो SRP चाहिए पर उसका SO2 चाहिए, तो साइन बदल दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, ठीक है, 0.41। और ये कितना है इसका SRP, क्वेश्चन के हिसाब से तो इसका SRP लेना पड़ेगा, तो माइनस का 0.76। बोलो, अब नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, डेटा ही हमारा ऐसा है ना। देखो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है ना, और ज़्यादा ही नेगेटिव है, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव में वैल्यू कम है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब इसको काउंट कर दो, 6 में से 1 लेस कर दो, 5, 7 में से 4 लेस कर दो, 3, तो 0.35 नेगेटिव, ठीक है। ये तो E0 सेल नेगेटिव है, मतलब एक ही है, रिएक्शन आगे तो बढ़नी नहीं है, सेल गलत बनाया है, मतलब इसका तो तुम कैथोड बनाओ, इसका एनोड बनाओ। ज़्यादा डिटेल में पूछो तो बताओ, रिएक्शन में आगे जाएगी नहीं, सेल काम करेगा नहीं, क्या चेंज करे, एनोड का कैथोड कर दो, कैथोड का एनोड कर देंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा, तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक यही है, लास्ट क्वेश्चन यही था शायद, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई कंप्लीट, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमने सीख लिया नर्स्ड इक्वेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नर्स्ड इक्वेशन को आप कैसे काम में लेंगे, और रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है नहीं है क्या है, सारी वैल्यूज आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बैकग्राउंड वॉइस को ना सुनिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।